हेलो साथियों, आप सभी का पंकज कुमार त्रिपाठी एडवोकेट फेसबुक पेज पर स्वागत है। यहाँ यह लाइव वीडियो हो रही है जो सामान्य जन चेतना मंच की ओर से आप तक पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाई, लाइव किया YouTube पर अपने द लॉजिकल इंडियन चैनल पर, जिसकी छोटी छोटी रील्स यहाँ फेसबुक पर भी गई है, जिसमें मैंने यह बताने की कोशिश की है, उन तथ्यों को आपके सामने लाया है, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज, पूरा का पूरा सवर्ण समाज अपना एक आइडियल राष्ट्रवादी नेता मानता है, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान में संशोधन करके जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले आरक्षण को लागू किया और सवर्णों को धोखा दिया, जनरल को धोखा दिया। जब मैंने इन बातों को सामने रखा है तो मेरे पास दो तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हमारे अनेक साथी इस बात पर बहुत हतप्रभ हुए, चकित हुए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसा किया था, हमें तो पता नहीं है। कृपया एक चार्ट बना करके, एक लिस्ट बना करके सभी संविधान संशोधनों की आप मुहैया कराइए। और दूसरे कुछ साथियों ने कहा है कि संभव है कि ऐसा कोई बदलाव 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने किया हो, लेकिन संविधान में या कहीं भी लिखवा दिया हो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संशोधन किया। तो कृपया आप थोड़ा जांच लीजिए पंकज जी, लोगों ने मुझसे कहा। तो पहले मैं पहले सवाल पर आता हूं, फिर दूसरे सवाल पर। पहली जो उम्मीद की जा रही है, जो मुझसे अपेक्षा की गई आप सबके द्वारा, कि मैं आपको सभी संविधान संशोधनों का एक चार्ट बनाकर दूं, उन संविधान संशोधनों का जिनके जरिए जातिगत आरक्षण को बढ़ावा दिया गया, उनमें सरकारों का भी नाम लिखूं, प्रधानमंत्री का नाम लिखूं, पार्टी का नाम लिखूं, संशोधन का क्रम लिखूं, संशोधन की संख्या लिखूं, संशोधन का वर्ष लिखूं और क्या संशोधन किया गया वह भी लिखूं। तो यह देखिए, मैंने ये पूरा चार्ट आपके सामने बनाकर दिया है। फेसबुक पर हमारी ये चार्ट आपको मिल जाएगा। आप सब इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के अपने पास रखिए, पढ़िए और इसको क्रॉस चेक करिए, संविधान की किताब से क्रॉस चेक करिए, अन्यथा भी कहीं चाहें तो क्रॉस चेक करिए। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, आप लोग क्रॉस चेक करिए, क्योंकि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो थोड़ी और भी चीजें आपको दिखाई देंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप क्रॉस चेक करें। तो पहली बात तो यह है कि आप इसको देखिए। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या दिख रहा है। तो जब हमने इसमें ये लगाया है, आप देखिए, इसमें कुल 22 पॉइंट इसमें दिख रहे हैं। 17 संविधान संशोधन है और 5 SC ST एक्ट बदलने वाले कानून हैं। और ये कि यहां पर ये UGC लागू करने वाली बात लिखी गई है कि UGC कब लागू हुआ, तो ये UGC लागू करने वाली बात है। अब हम अगर इन 17 संविधान संशोधनों और एक UGC लागू करने वाली बात को देखें तो ये हो गया 18 और 5 SC ST कानून से संबंधित बदलाव किए गए, उसको लागू किया गया, उसको पारित किया गया, लागू किया गया, 3 बार बदला गया, 1 बार उसके नियमावली को बदला गया, तो 5 यहां से। तो 17 एक 18 और 18 और 5 23, कुल 23 तरह के कानून यहां पर मैंने लिखे हैं। जबकि 23 तरह के ही नहीं है, तो बहुत सारे कानून इन लोगों ने बना रखे हैं। इन 23 में किस सरकार ने कितना किया, जरा ये जांचना जरूरी है। मैं क्यों कहता हूं कि सवर्णों के पतन में कांग्रेस का योगदान 30% और भाजपा का योगदान 70% है। समझिएगा, कारण क्या है कि कांग्रेस का शासनकाल भाजपा के शासनकाल से 4 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है।
अब आप देखिए कि इसमें कितने संशोधन भाजपा ने किए हैं और कितने कांग्रेस ने किए हैं। एक संशोधन पहला नेहरू सरकार ने किया, दूसरा नेहरू सरकार ने किया, तीसरा इंदिरा सरकार, चौथा इंदिरा सरकार। तो ये नेहरू और इंदिरा सरकार, राजीव गांधी सरकार तक आते आते केवल 4 संशोधन संविधान में ऐसे हुए जिनमें से 3 संशोधन, 3 अनुच्छेद 334 में 10 वर्ष के लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण बढ़ाने वाले थे। ये 3 संशोधन थे। एक संशोधन शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करने वाला था, जो 1951 में सर्वदलीय सरकार ने, अंतरिम सरकार ने किया था, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, क्योंकि सर्वदलीय सरकार थी। आपको बता दें कि जो आजादी के बाद सरकार बनी वो उसको हम सर्वदलीय सरकार कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं, क्योंकि वो बिना चुनाव की बनी थी। अब उसके बाद अगर देखें तो एक संशोधन हो रहा है जो बीपी सिंह की सरकार कर रही है। बीपी सिंह की सरकार के समय पर भाजपा का समर्थन था। फिर इसके बाद आप, खैर हम इसको पूरा एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर कुल 23 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 23 में से 10 संशोधन या SC ST एक्ट से संबंधित प्रावधान कांग्रेस सरकार ने किए हैं। 23 में से 10, तो 13 किसने किए? 13 किसने किए गिनिएगा, फिर समझिएगा कि जो मैं कहता हूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही सवर्णों के शत्रु हैं, सामान्य वर्ग के शत्रु हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस की रफ्तार 30% पर है, भाजपा 70% पर है। ये कैसे मैं कहता हूं? और ये जो कुछ कह रहा हूं संविधान में जाकर आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो देखिए 23 में से 10 तो कांग्रेस ने किया, 13 बच गए। 13 में से 2 पर नजर डालिए तो एक यहां बीपी सिंह सरकार ने किया और एक यहां भी SC ST एक्ट को लागू करने वाला काम भी बीपी सिंह सरकार ने किया। तो 13 में से 2 निकाल दें तो शेष जितना भी हुआ यानी 11 के 11 सवर्ण विरोधी संशोधन, सामान्य जन विरोधी संशोधन, चाहे संविधान में हो या SC ST एक्ट को लागू करने वाले हों या UGC कानून जो जात भेदी, जिसमें सवर्णों को, सामान्य जन को जन्मजात अपराधी मान लेने की बात की गई है, यह कानून हो, ये सबके संविधान भाजपा सरकारों ने किए। और भाजपा में 2 ही सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। तो अभी तो पहले जो 11 हुए तो 2 सरकारें कौन थी जो 2 संशोधन हुए या 2 कानून बने? 2 में से दोनों जो है बीपी सिंह के सरकार में रहते हुए हुआ। एक बीपी सिंह के सरकार में रहते हुए SC ST का जो लोकसभा विधानसभा का आरक्षण है अनुच्छेद 334 का, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। वहां भी बीपी सिंह की सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा का समर्थन था, बल्कि उन्हीं के दम पर चल रही थी। और दूसरा, बीपी सिंह की सरकार ने ही राजीव गांधी सरकार द्वारा जो पारित किया गया था SC ST एक्ट, उसको लागू किया 1990 में। तो उसके लागू करने के फैसले में भी बीपी सिंह की सरकार ने जो किया उसमें भाजपा का हाथ था, क्योंकि भाजपा समर्थन में थी। यह अलग बात है कि वहां कांग्रेस भी रहेगी, भाजपा भी रहेगी, जनता दल भी रहेगी, सब रहेंगे, क्योंकि कोई विरोध नहीं किया है। लेकिन अगर आप इस तरह से देखें सरकार के हिसाब से, तो 23 संशोधन और SC ST एक्ट, UGC कानून, इनको मिलाकर 23 जो कानून बने हैं, उनमें से 10 में कांग्रेस, 11 में भाजपा और 2 में जनता दल रही है। जिन 2 में जनता दल रही है वो बीपी सिंह की सरकार रही और दोनों में अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन था। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का जो बीपी सिंह सरकार का फैसला था उसका उल्लेख नहीं किया हूं। क्यों? क्योंकि वह एक रिपोर्ट को लागू करने भर का फैसला था, वो कोई कानून में बदलाव नहीं था, इसलिए मैं उसके लिए कभी बात नहीं करता। कब? जब मैं संशोधन की या कानून बनाकर कुछ बदलने की बात करता हूं तब।
जब मैं आरक्षण बढ़ाने लागू करने की बात करूंगा तब मैं उस आदेश का उल्लेख करूंगा। लेकिन जब हम संविधान में संशोधन या कानून बनाकर जो भेदभाव किया गया है उसकी बात करेंगे तो उसमें मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का जो बीपी सिंह सरकार का फैसला वो नहीं आएगा, क्योंकि वैसे एक रिपोर्ट को लागू किया गया था, उसमें कोई कानूनी बदलाव नहीं किया गया था। अब एक बात और जानिए साथियों कि जो 11 कानून भाजपा के शासनकाल में बने हैं उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कितने बनाए हैं, तो ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 जो है अकेले भाजपा सरकार ने बनाए, भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। 11 में से 6 तो 11 में से 5 नरेंद्र मोदी सरकार ने। अब यहां फिर प्रतिशत लीजिए तो आप पाएंगे कि भाजपा सरकारों में जितना कुछ किया गया सामान्य जन और सवर्णों के खिलाफ उसमें 30% नरेंद्र मोदी हैं और 70% अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आप कहेंगे ये कैसे, दोनों तो बराबर बराबर हैं, एक 6 है एक 5 है। जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल महज 6 वर्ष और नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 12 वर्ष हो चुका है। तो दोगुने कार्यकाल में ये उतना ही करते हैं जितना उस कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। तो फिर 30% बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी 18 साल कुल मिला के शासन हुआ। 18 साल में अगर 11 कानून बने, संशोधन हुए और 11 में से अगर 6 जो है वह कर दिया जिसका 6 वर्ष कार्यकाल था और 5 उसने किया जिसका 12 वर्ष कार्यकाल है, तो जाहिर सी बात है 70 और 30 का रेशियो आएगा। तो इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी सबसे गद्दारी किए हैं, सबसे अधिक गद्दारी की है सवर्ण समाज के साथ। और जी हां, पूरे दावे के साथ संपूर्ण चुनौती देते हुए और विश्वास व्यक्त करते हुए मैं यह बात कह रहा हूं कि जितने कानून बनाए गए, जो संशोधन हुए, वो संविधान में जो जात भेद को रोकने वाली बात कही गई थी उसके उल्लंघन में है और ये संविधान के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट न माने तो क्या मतलब है, कल सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा। यही सुप्रीम कोर्ट कभी राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर परामर्श देने से मना किया था, वही सुप्रीम कोर्ट फैसला देने लगा। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चुनावी चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड से वो ठीक नहीं है, फिर वही सुप्रीम कोर्ट जो है कहता है उसकी जांच नहीं होगी। अदालतें कैसे काम इस समय कर रही हैं बहुत ज्यादा मैं नहीं कह सकता, उसका एक अलग टॉपिक छिड़ जाएगा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये जितने भी संशोधन संविधान में किए गए हैं वो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए किए गए हैं, जातिवाद बढ़ाने के लिए किए गए हैं। अब आप यह जान गए होंगे कि इसमें से कितना ज्यादा संशोधन किसने किया। 11 में से 6 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, यानी अगर हम पूरे 23 की बात करें तो 23 में से 6 अकेले अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। 23 संशोधनों में से अकेले 6 अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा नरेंद्र मोदी का जो अकेले 5 किए हैं। फिर नंबर आएगा नरसिम्हा राव का जिन्होंने 3 किया है। और फिर इसके बाद नंबर आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का और बीपी सिंह का, इन सब ने 2-2 संशोधन किए हैं। और फिर इसके बाद नंबर आएगा राजीव गांधी का जिन्होंने 1 किया है और मनमोहन सिंह भी 2 किए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक संविधान में छेड़खानी करके सवर्णों के खिलाफ, सामान्य जन के खिलाफ और देश के खिलाफ जातिवाद फैलाने वाले, कानून बनाने वाला पाप अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। अब साथियों, जिस हमारे साथी ने या जिन साथियों ने कल हमसे बात की थी और कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये सब किया हो और 2014 के बाद करके पीछे पर डाल दिया हो, तो पहली बात बड़ी विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि ऐसा संभव नहीं है। और जो व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं, यानी मैं पंकज कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता हूं, संविधान पर मैंने किताब लिखी है। ये संविधान की किताब हमारे हाथ में है, जो बेयर एक्ट है, ये मेरी लिखी नहीं है, ये बेयर एक्ट है। इसमें आप जब खोजेंगे इन संशोधनों को तो आपको मिल जाएंगे ये संशोधन।
और उसमें दिनांक भी लिखी रहेगी, किस दिनांक को पारित हुआ है, तो आपको तारीख सहित मिलेगा। इस नाते न तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संभव है और न मेरे लिए यह संभव है कि हम एक व्यक्ति के पाप को दूसरे पर थोप दें, यह संभव नहीं है। इसलिए जो आपको बताया जा रहा है, आपको अचंभा भले हो रहा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया, लेकिन आपको उसको मानना पड़ेगा कि जी हां, उनकी सरकार ने ऐसा काम किया है और ऐसा उन्होंने होने दिया है। अब हम आपको अगली एक बात बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को अगर देखेंगे या अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को देखेंगे तो उन्होंने किस तरह से आपको परेशान किया। जब मैं इनका अध्ययन कर रहा हूं, इनके राजनीतिक निर्णयों का, तब पा रहा हूं कि किस तरह से इन्होंने सवर्ण समाज के लोगों को, सामान्य जनों को ठगा है। ठगा है शब्द बोल रहा हूं। मैं स्वयं कभी भाजपा का एक पदाधिकारी रहा करता था 1993 से 96, जब मैं छात्र जीवन में था। तो जाहिर सी बात हो, उस समय मैंने किसको आदर्श माना था? नहीं अटल बिहारी वाजपेयी को। तो मेरे लिए बड़ी पीड़ादायक बात है कि जिसको मैं आदर्श माना था, जिसको उचित माना था, जिसको राष्ट्रवादी माना था, जिसको सबका माना था, वह हमारे ही साथ घात कर रहा था। और दोहरा पीड़ादायक यह है कि हम जान नहीं पाए थे। साथियों, एक राजनीति का फार्मूला इन्होंने अपनाया, उसको जरा समझते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की राजनीति करते हैं और ये हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति करते हैं। व्यक्तिगत तौर से मुसलमान उनको पसंद करते थे, वो एक अलग बात है। तो वो काम तो उनका आडवाणी जी कर ही देते थे। वो नरम गरम रोटी सेक रहे थे, उसमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति किए तो हिंदू मुसलमान से अलग हो गए। लेकिन मुसलमान अलग होकर कहां गए? मुसलमानों को किसने अपने साथ लिया? बहुत गंभीर बात है, ध्यान से समझिएगा, तभी आपकी दुर्दशा का कारण आपको समझ में आएगा। राजनीति के पन्ने खोले जाएंगे। मुसलमान कोई अपनी पार्टी नहीं बना लिए, कोई देश छोड़कर नहीं चले गए, कोई उनका वोट नहीं खत्म कर दिया गया, कोई उनको देश निकाला नहीं दे दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने जो आडवाणी और अटल के नेतृत्व में हिंदू मुस्लिम की राजनीति से देश को मथा, तो हिंदू बनाम मुसलमान होते ही मुसलमान किससे अलग हुए? हिंदुओं से? जी नहीं, सवर्णों से, सामान्य जन से अलग हो गए। और वो अलग नहीं हुए, सामान्य जन सवर्णों ने उनको फेंक दिया, हटा दिया, नहीं चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे। तो जब आपने उनको फेंक दिया, मुसलमानों का साथ छोड़ दिया, तो वो कहां गए? उत्तर प्रदेश की और बिहार की ही केवल बात कर लूं तो वो चले गए आरजेडी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी। इन्हीं तीन पार्टियों में गए ना, यानी सपा, बसपा, आरजेडी, इन्हीं में गए ना। जेडीयू में गए, रामविलास पासवान जी के साथ गए, तो लोजपा में गए, बसपा में गए, यही के तो समर्थक बने। कांग्रेस को छोड़ करके सवर्ण चले गए भाजपा में, तो मुसलमान कहां गए? हिंदुओं की ही पार्टियों में गए। हिंदुओं की ही पार्टियां हैं, आरजेडी मुसलमान की पार्टी नहीं है, उसका नेता हिंदू है। मतदाता वर्ग में बहुत बड़ा वर्ग हिंदू है, जेडीयू में नेता हिंदू है, मतदाता वर्ग में बहुत बड़ा तादाद, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है। सपा का नेता हिंदू है, बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है मतदाता वर्ग में। बसपा की नेता हिंदू है, बहुत बड़ा मतदाता वर्ग हिंदू है। तो भाजपा की राजनीति से हिंदू मुसलमान जब हुआ तो सवर्ण कांग्रेस छोड़कर तो भाजपा में आया हिंदू बनकर, लेकिन मुसलमान वहां से मुसलमान बनकर के कहां गया? दूसरे हिंदुओं के साथ। उसके पहले सवर्णों के साथ था, लेकिन वो दूसरे हिंदुओं के साथ गया। तो जो दूसरे हिंदू थे वे कौन है भाई, कि जो हिंदू नहीं बनने रहना चाहते थे? दरअसल ये जितने हिंदू मैंने गिनाया, ये लोग जात की राजनीति कर रहे थे, और जात की राजनीति करने में ये सवर्णों के खिलाफ जात की राजनीति कर रहे थे।
तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भाजपा की हिंदू मुस्लिम की राजनीति से हिंदू और मुसलमान अलग नहीं हुए, सवर्ण और मुसलमान अलग हुए, सवर्ण और मुसलमान अलग हुए। नहीं, इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकाल लीजिए कि तो क्या मुसलमानों से मिल लिया जाए। मुसलमान को क्या गरज पड़ी आपसे मिलने की, और आपको भी मिलना ही नहीं है। अभी तो कहेंगे ये नहीं तो कौन, तो अभी इतना जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए, पहले बीमारी डायग्नोस तो करिए, फिर दवा आएगी। जब हम बीमारी को जान लेते हैं तो दवा ला देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हम जो कर रहे हैं इसी से हम मजबूत हो रहे हैं, बाद में पता चलता है कि इससे मजबूत नहीं, कमजोर हो रहे थे। जैसे 56 साल के एक हमारे साथी खूब एक्सरसाइज कर रहे थे, एकदम चिनअप करना, पुशअप करना, दंड बैठक करना खूब करते थे। लोग सराहते भी थे, कह रहे बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही कहीं जोर लगाए, हड्डी चरक गई, डॉक्टर के पास गए, कहे डॉक्टर साहब हम तो बहुत कसरत करके बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं। उन्होंने कहा कसरत करते हो ना आप, मांसपेशियां करती हैं, हड्डियों की कसरत नहीं होती, हड्डियां कमजोर हो रही हैं उम्र के साथ, और आपने मनोबल को बढ़ा लिया, मांसपेशियों के दम पर कसरत कर दिया, और जब हड्डी पर जोर पड़ा है तो उतना बल सहने लायक अभी 56 साल की इसकी हड्डी नहीं है, इस नाते ये हुआ है। तो वो बेचारे तो कसरत यह सोचकर कर रहे थे कि और ज्यादा मजबूत होंगे, हो गया उल्टा। तो बहुत बार ऐसा होता है। तो खैर, तो जब हिंदू बनाम मुसलमान की राजनीति हुई है तो मुसलमान क्या हिंदुओं को छोड़कर चले गए? जी नहीं, मुसलमान हिंदुओं के एक वर्ग को छोड़कर हिंदुओं के दूसरे वर्ग के साथ चले गए। सही कह रहा हूं कि गलत साथियों, समझिएगा। तो जब हिंदुओं के एक वर्ग को छोड़े तो किस वर्ग को छोड़े? वही जो ज्यादा हिंदू बन गया था, यानी सवर्णों को। और गए कहां? जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करके सवर्ण बनाम बैकवर्ड, सवर्ण बनाम दलित, 15 बनाम 85 की राजनीति कर रहे थे। तो मुसलमान वहीं चला गया। तो इससे कमजोर कौन हुआ? सवर्ण के साथ पहले मुसलमान थे, यहां से छोड़ गए। 85 का नारा लगाने वाले हमलावर थे, ये यहीं चले गए। तो सवर्णों की हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जनसंख्या, वोट के दम पर ही सब कुछ होता है। लेकिन आपको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि नेता आपके जाति का बैठा हुआ था, अटल बिहारी, नरसिम्हा राव, बीपी सिंह। तो आपको लगता था अरे नहीं नहीं सब बढ़िया बढ़िया है, सब मौजे मौजे है। लेकिन क्या आपने देखा कि वो नेता कुर्सी पर बैठने के लिए क्या क्या बदलाव करता है संविधान में? एक भी संशोधन मुसलमानों के खिलाफ करने की हिम्मत नहीं पड़ी इनकी। सारे संशोधन सवर्णों के खिलाफ हुए हैं, सामान्य जन के खिलाफ हुए हैं। तो सड़कों पर नारा था 370 हटाओ, मुसलमान भगाओ, और संविधान में जो बदलाव हो रहा था वो सवर्णों को भगाने का हो रहा था। नौकरी से भगाओ, प्रमोशन से भगाओ, समाज से भगाओ, हो रहा था ना। थोड़ा आंख खोलिए, आंख खोलिए, ऐसे नहीं खुल पाएगी। ये देख लीजिएगा, इसमें से एक भी संशोधन मुसलमानों के खिलाफ हुआ हो? नहीं। क्या उनके खिलाफ होने पर मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं। किसी के भी खिलाफ कोई चीजों में नहीं खुश हो जाऊंगा। न्याय युक्त होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे ही खिलाफ हुआ तो हम केवल नाखुश ही नहीं होंगे, बल्कि हम लड़ेंगे भी। और किसी के खिलाफ भी होगा तब भी हम लड़ेंगे। तो वही हम लड़ाई लड़ने आए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा ने और क्या क्या किया, जरा ये भी जानिएगा। हिंदू के रूप में सवर्णों का वोट लिया, और मुसलमानों का वोट लेकर जो बसपा आती थी, सवर्णों को गाली देकर उसको मुख्यमंत्री बनाते थे, बसपा को। अरे भाई, बसपा ने तो कभी हिंदुत्व की बात नहीं की, जाति की बात की, सवर्णों को गाली दी और मुसलमानों का साथ लिया था। तो तुम्हारा हिंदुत्व क्या था अटल बिहारी, कि तुम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुमने बसपा की सरकार बनवाई? क्या तुम्हारी मजबूरी थी? कौन कहता कि राजनीति का चतुर खिलाड़ी था? पद लोलुपता, कुर्सी पा जाने की हसरत और उसे पूरी कर देना राजनीति करना नहीं कहा जाता। इतिहास में ऐसे बहुत से गद्दार भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान का, अपने समाज का, देश का सौदा करके कुर्सी हासिल कर ली है।
आप कहेंगे कि नहीं नहीं, मुसलमान तो सपा के साथ गए थे और वो मुलायम सिंह यादव को रोकने के लिए बसपा को समर्थन दे रहे थे। ठहरिएगा, 2003 से 2007 में जो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे वो कैसे बन गए थे? जरा गूगल करके 2003 के में विधानसभा उत्तर प्रदेश में किस पार्टी कितनी सीट थी पता लगा लीजिए। 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में थी 2003 में, जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं सितंबर 2003 में। 403 सीट वाले प्रदेश में बहुमत के लिए 202 सीट चाहिए। 403 सीटों में 98 यानी लगभग 100 सीटें बसपा की। बसपा की 100 सीट लगभग 98 है, लेकिन आप लगभग 100 मान लीजिए। तो बची कितनी? 300। 300 में आधा आधा अगर केवल भाजपा और सपा में भी बांट देंगे ना तो भी 150 आएगा। और जी हां, आप सही बांट रहे हैं, 145 दोनों की थी। तो जो 10 सीटें यहां बच रही और 5 उधर मैंने बसपा के खाते में डाल दी थे। 15 जो बच रही वो कांग्रेस और रालोदा ये सब मिला के थे, कुछ एक निर्दलीय वगैरह। तो अगर 15 ही वो थे जो अन्य थे, तो बसपा ने तो मुलायम सिंह को समर्थन दिया नहीं 2003 में और भाजपा को देना नहीं था। तो 145 से 15 जोड़ देंगे 160। चलिए, मुझे गिनती नहीं आती होगी, मैं कुछ आंकड़े गलत लाया हूंगा, 15 और डाल दीजिए। हो सकता है कि भाजपा की सीट कम रही हो, कुछ और विधायक रहे हों, किसके? अन्य दलों के। 170, 180, 190 कर लो, सरकार बनाने लायक तो कभी पहुंचेगी ही नहीं सपा। फिर सपा की सरकार कैसे बन गई 2003 से 2007 तक जो चली थी? और प्रदेश में कोई सरकार बने कि न बने, इसमें केंद्र का तब बहुत बड़ा रोल हो जाता है जब उस पार्टी का बहुमत नहीं होता है। तो जब बिना बहुमत वाली सपा थी उस समय और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो मुलायम सिंह यादव को शपथ ग्रहण के लिए गवर्नर कैसे बुला दिया? तो जो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू मुसलमान कह करके सवर्णों को अपने पीछे खड़ा किए थे और उनके उस कर्तव्य की वजह से, उस करतूत की वजह से मुसलमान सवर्णों से दूर हट करके हिंदुओं की दूसरी पार्टियां जो जातिवाद आंदोलन चलाती हैं सवर्णों के खिलाफ, उनके पीछे खड़े थे। यह अलग बात है कि वहां खड़े होकर के भी कभी मुसलमानों ने सवर्णों पर हमला आज तक नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। लेकिन ये जो पार्टियां थी, चाहे सपा हो या बसपा, ये सवर्ण विरोधी राजनीति करते थे, उनके पीछे मुसलमान खड़े थे। और उन मुसलमानों के वोट के दम पर जो सपा बसपा की ऊंचाई थी वो तब भी भाजपा से छोटी होती थी, लेकिन भाजपा ही इनको मुख्यमंत्री बना रही है बार बार। तो भाई, तुमने हमको और मुसलमानों को बांटा और हमारे वोट के बावजूद भी तुमने उनको सरकार में बैठा दिया जो हमें सीधे गाली दे रहे थे। यानी जो मुसलमान हमारे साथ होकर के हमको सत्ता देते थे उनको तो तुमने हमसे दूर कर दिया, लेकिन जब वो मुसलमान हमारे विरोधियों के साथ जाकर मिल गए तो उन विरोधियों को तुमने खुद समर्थन देकर बसपा को सीधी डोर से, सीधे दरवाजे से, और सपा को पिछले डोर से, बैक डोर से, पीछे के चोर दरवाजे से अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनवाया। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भी उस सरकार में थे जिस सरकार में मंडल कमीशन का गठन किया गया 1977 टू 79, मोरारजी देसाई सरकार, उसमें विदेश मंत्री थे। खाड़ी देशों में भारत के लोगों के जाने का रास्ता उन्होंने ही खोला। उनको तो पता था ना कि अगर रास्ता खुलेगा तो मुसलमान ही वहां जाएगा मोस्टली, और गया भी। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी सवर्णों को कमजोर करने की योजना पर काम कर रहे थे? देखिए, एक बात मैं साफ साफ कह दूं, हमारे संस्कृति में 2 तरह के लोगों का आदर है। या तो ब्रह्मचारी हो, संत हो, तो वह अपने वासना पर, अपनी भोग की इच्छा पर नियंत्रण रखता है, समाज के लिए जीवन देता है,
भोग नहीं करता तो निजी दायित्व भी नहीं लेता, परिवार उसका नहीं होता। भोग पर प्रतिबंध खुद लगाता है तो पारिवारिक दायित्व उस पर नहीं आता, लेकिन समाज के लिए वो कार्य करता है। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। दूसरे हम लोग गृहस्थ लोग हैं। भोग पर हम नियंत्रण नहीं लगाते, शादी विवाह करते हैं, भोग करते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं, संतान नहीं हुई तो उसके लिए तमाम मन्नत करते हैं, परिवार को बढ़ाते हैं और उसके लिए गृहस्थी का दायित्व उठाते हैं। तो भोग किए तो दायित्व आया। ब्रह्मचारी भोग नहीं किया, दायित्व नहीं आया, लेकिन समाज के लिए काम करता है वो। तो निजी सुख पर प्रतिबंध लगाकर समाज के लिए समर्पित करता है। हम लोग निजी सुख में जाकर के सृष्टि का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं ताकि समाज चले। तो इन दोनों का तो समझ में आ रहा है, हमारी संस्कृति में इन दोनों का महत्व है। अगर कोई ऐसा हो कि जो न ब्रह्मचारी है न गृहस्थ है, तो वो क्या है? वो क्या है? यानी भोग तो करेगा लेकिन परिवार नहीं बनाएगा कि दायित्व निभाना पड़े। ब्रह्मचारी नहीं है यानी कि जो कुछ मिलेगा निज भोग में लगा सकता है। इस धारणा को जरा पकड़ना पड़ेगा। आखिर ये कौन सा विचार है, ये कौन सा दार्शनिकता है जो केवल संतान मत पैदा करो, विवाह मत करो, शेष चाहे जो करो, ब्रह्मचारी भी मत रहो, को समर्थन देता है? इस तरह के लोग चलते फिरते मशीन है कि नहीं है? कोई दायित्व नहीं। और जैसे आज हम लोग, जितने भी लोग आज सवर्ण समाज के हों, चाहे दलित समाज के हों, चाहे ओबीसी समाज के हों, चाहे यादव समाज के हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, जिस किसी समाज के लोग हों, जब समाज पर संकट आता है तो आप क्या कहते हैं? हमारे बच्चों पर क्या बीतेगी? ये वाक्य कौन बोलता है? जो बच्चे वाले हैं या जो ब्रह्मचारी होने के कारण से बच्चे वाले नहीं है, लेकिन जो भोगकारी होकर के बच्चा नहीं पैदा किया, विवाह नहीं किया, केवल घूमता रहा, कभी उन लोगों के मुंह से बात नहीं निकलती। तो अटल बिहारी वाजपेयी की बातें जब मैं देख रहा हूं, उनके राजनीतिक निर्णयों को जब देख रहा हूं, तो मैं पा रहा हूं कि वह व्यक्ति तो हर समय सवर्ण विरोधी फैसला किया है, सवर्ण विरोधी फैसला किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनमें इन फैसलों जैसा कोई सवर्ण विरोधी फैसला न तो मायावती की सरकार ने किया, न मुलायम सिंह की सरकार ने किया, न लालू यादव की सरकार ने किया। किसी भी सरकार ने, जिनको हम सवर्ण विरोधी सरकारें कहकर जानते हैं, उन्होंने सवर्णों के खिलाफ इतना खतरनाक कोई निर्णय कभी नहीं लिया। बल्कि अखिलेश यादव तो 2012 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लगाए गए प्रमोशन के आरक्षण को खत्म किया। यह अलग बात है कि मीडिया दिखाती नहीं है, सवर्ण लोग जानते नहीं है। अरे ये मीडिया वही छुपाती है जिसको जानने से सवर्णों की आंख खुल जाएगी। मीडिया वही छुपा रही है और मीडिया वही चीज बताती है जिसको जानने से सवर्ण मूर्ख बने रहेंगे, अंधभक्त बने रहेंगे। तो आज मैं आपके बीच जो ये बातें ले आया हूं, जरा अटल बिहारी वाजपेयी के राजनैतिक फैसलों पर अब चर्चा की जाए कि उनके जो उत्कर्ष काल में राजनीतिक निर्णय लिए गए थे, राजनीतिक निर्णय वे क्या थे? राष्ट्रीय, राज्य के यानी प्रादेशिक, अंतरराष्ट्रीय, तीनों निर्णयों पर मैं चर्चा करूंगा। और ऐसा नहीं केवल अटल बिहारी वाजपेयी के फैसले पर चर्चा होगी, सबके फैसलों पर चर्चा होगी जिनके फैसलों से हमें नुकसान हुआ है। हम उन सबके फैसलों पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि इस समय हमारा समाज भाजपा को ही विकल्प मान बैठा है, भाजपा नहीं तो कौन कहता है, तो हम पहले भाजपा को जांचें कि भाई अगर भाजपा नहीं तो कौन। ये सवाल ही क्यों बन गया? बल्कि हमको तो कहना चाहिए भाजपा है तो कोई बात नहीं। आखिर हम इतने मजबूर क्यों हो गए जो ये कहने पर आ गए कि भाजपा नहीं तो कौन, यानी हमें कोई और तो चाहिए। कोई चूंकि मिल नहीं रहा, इतना तो भाजपा से काम चला रहे, इतना तो मान लिए ना। तो ये जो दुर्दशा हुई है कि भाजपा से काम चलाने की मजबूरी आ गई, इस दुर्दशा में खुद भाजपा कहां खड़ी थी यह जांचना पहले जरूरी है, तब हम बताएंगे कि भाजपा नहीं तो कौन। अगर दुर्दशा के कारण में भाजपा नहीं दिखेगी तो क्या जरूरत है भाजपा को छोड़ दे कि भाजपा के साथ चला जाएगा। तो साथियों, आज के इस लाइव में इतना ही। सामान्य जन चेतना मंच से जुड़ने के लिए 8957568536 पर संपर्क करिए।
तन मन धन से जुड़िए। आपका सहयोगी बनना, साथ देना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे रिसर्च वर्क करके आपके बीच आता रहूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय परशुराम, जय परशुराम। संविधान की जय, संविधान निर्माता श्री BN राव की जय। धन्यवाद।